नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। तो पहला टॉपिक ये है, आगामी जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो मध्य प्रदेश की 6th बार क्लीनेस्ट सिटी का दर्जा उसको मिला हुआ है, आप समझ गए होंगे, इंदौर में आयोजन होने वाला है। और ये 8 से 10 जनवरी के आसपास इंदौर में होगा, जिसका 70वां हमारा प्रवासी भारतीय सम्मेलन होगा। इस सम्मेलन में जो अवार्ड दिया जाएगा, गुयाना के जो प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद इफरान अली, और एक यूएस बेस्ड बिजनेसमैन हैं दर्शन सिंह दालीवाल, और एक डीएसबी के ग्रुप के सीईओ हैं जिसको पीयूष गुप्ता, और जो हमारे 21 जो और अदर जो उनको अवार्ड दिया जाएगा, इन लोगों को हमारे लिए महत्वपूर्ण प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड दिया जाएगा। इस प्रवासी भारतीय सम्मेलन का उद्देश्य ये रहता है कि जो भी हमारे ओवरसीज इंडियंस हैं वो भारत के विकास में, भारत के डेवलपमेंट में अपना योगदान दे सकें, इंडिया के प्रति डायनामिक रूप से अट्रैक्शन हो उनका, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से हो, चाहे वो टूरिज्म के पर्पज से हो, या फिर बिजनेस के पर्पज से हो। कुल मिलाकर कहा जाए तो इंडियन डायस्पोरा इंडिया के मजबूती के संबंध में काम करे, इंडिया को स्ट्रेंथनिंग करने में काम करे, अदर डेवलपमेंट कंट्री के साथ मिलकर। तो ये कुल मिलाकर उद्देश्य प्रवासी भारतीय सम्मेलन का होता है, और इसी उद्देश्य के साथ प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड उनको दिया जाता है प्रत्येक वर्ष। ये 9 जनवरी को एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता था जब इसको शुरू किया गया, लेकिन बाद में 2015 से इसमें रिवाइज किया गया और इसको ऑर्गेनाइज किया गया प्रत्येक 2 साल में। ठीक है, तो अब ये ऑर्गेनाइज होता है 2 साल में एक बार। महात्मा गांधी की याद में इसको मनाया जाता है, जब हमारे महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता साउथ अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे। वहां पे अपनी 21 या साल की यात्रा को अफ्रीका में कमेंट की मैंने की पूरा किया, और वहां से जो कुछ भी सीख के आए, सत्य, अहिंसा, सबने अवज्ञा आंदोलन, असहयोग की जो भी रणनीति सीख के आए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए, उन्होंने उन रणनीतियों को भारत में लागू किया, और हमने क्या किया, अंततः सफलता हमने प्राप्त की। प्रवासी भारतीय सम्मेलन की जो थीम है 2023 की, तो इसको आप याद रखेंगे। इसकी थीम है डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर फॉर इंडिया प्रोग्रेस इन अमृतकाल। अमृतकाल का मतलब है कि हमारा जो 75 साल हुए हैं आजादी को, उसके बाद से हम क्या मना रहे हैं, अमृतकाल मना रहे हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, हमने इसको डिटेल में पढ़ लिया। दूसरा टॉपिक ये है कि सेंट्रल ने अप्रूव किया है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, और इसके लिए जो बजट का आउटले उनने बनाया है 19,744 करोड़ रुपए। इस मिशन का उद्देश्य ये है कि इंडिया को ग्रीन हाइड्रोजन के संदर्भ में, पहले अभी याद रखो कि ग्रीन हाइड्रोजन होता है, ग्रीन हाइड्रोजन के संदर्भ में प्रोडक्शन करना, ग्रीन हाइड्रोजन के संदर्भ में हब बनाना, चाहे वो प्रोडक्शन की बात हो, चाहे वो एक्सपोर्ट की बात हो, चाहे वो कार्बन एमिशन की बात हो, चाहे उसकी यूटिलाइजेशन की बात हो। तो उसके ग्रीन हाइड्रोजन के संदर्भ में बात करना जो किसी काम है, हम वर्ल्ड में क्या करें, एक लीडिंग कंट्री के रूप में उभरें। और हाइड्रोजन को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, इस बात को पहले आप समझें। हाइड्रोजन को जब हाइड्रोजन में करंट फ्लो किया जाता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाता है, तो उसके बाद हम हाइड्रोजन को अलग से सेपरेशन से क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, और इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया।
अब हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए सोर्स के रूप में अलग अलग टाइप की एनर्जी के द्वारा हम उस करंट को फ्लो करते हैं। मान लो हमने हाइड्रोजन को इस मतलब कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करने के लिए, स्प्लिट करने के लिए हमने क्या किया, नेचुरल गैस का उपयोग किया, तो हमने इसको नाम दे दिया ग्रे हाइड्रोजन। और अगर हमने कोल का उपयोग किया तो हमने इसको नाम दिया ब्लैक हाइड्रोजन। ठीक है। और अगर हमने नेचुरल गैस के रूप में हाइड्रोजन और CO2 के रूप में उसको उत्पादन किया तो इसको हमने नाम दे दिया ब्लू हाइड्रोजन। और अगर हमने कोई ऐसी एनर्जी का उपयोग किया, मतलब कि रिन्यूएबल एनर्जी, चाहे वो वाटर एनर्जी हो, चाहे वो सोलर एनर्जी हो या फिर विंड एनर्जी हो, तो इस प्रक्रिया के लिए हमने इसको किया तो इसको बोल दिया हमने ग्रीन हाइड्रोजन। तो ग्रीन हाइड्रोजन में जो CO2 का जो इमिशन है वो नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कौन सी प्रकार की एनर्जी का उपयोग किया, हमने रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग किया, तो इसमें CO2 का इमिशन नहीं होगा। जबकि चाहे वो ग्रे हाइड्रोजन हो, चाहे वो ब्लू हाइड्रोजन हो या फिर कोई ब्लैक हाइड्रोजन हो, तो इस प्रक्रिया में हमने हाइड्रोजन को प्रोडक्शन करने के लिए जिस एनर्जी का उपयोग किया वो कौन सी एनर्जी थी कि उसके माध्यम से इमिशन होगा, जिसको चाहे वो CO2 के फॉर्म में हो या फिर मीथेन के फॉर्म में हो। तो हमने इनका प्रोडक्शन करने के लिए नेचुरल गैस का उपयोग किया, कोल का उपयोग किया और मीथेन का उपयोग किया, तो इसके माध्यम से क्या हुआ, उसमें CO2 का इमिशन हुआ। तो इसको ग्रीन हाइड्रोजन की अपेक्षा इन बाकी प्रकार के हाइड्रोजन है तो वहां पे हमको क्या देखने को मिलता है, प्रोडक्शन लेवल कम देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब कि CO2 का इमिशन कम लेवल पे देखने को मिलता है, जबकि ग्रीन हाइड्रोजन में ऐसा CO2 का इमिशन हमको देखने को नहीं मिलता है। बस इतना सा आप याद रखेंगे। इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं हमने रिन्यूएबल एनर्जी को क्रिएट किया, चाहे वो सोलर एनर्जी से हो या फिर विंड एनर्जी से हो या फिर बैटरी एनर्जी से हो, और हमने पावर को फीड किया इसमें इलेक्ट्रोलाइजर के रूप में, और हमने सेपरेट कर दिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। और हमने हाइड्रोजन को क्या कर लिया, स्टोर कर लिया। स्टोर करके हमने इसका क्या कर दिया, ट्रांसपोर्टेशन कर दिया, और जहां पे जरूरत थी वहां पे हमने इसको भेज दिया। लेकिन विश्व में इस प्रकार के ग्रीन हाइड्रोजन का जो प्रोडक्शन है बहुत कम लेवल पे हमको देखने को मिलता है, क्योंकि इसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो अधिक लेवल पे हमको अधिक देखने को मिलती है। अधिकांश जो प्रोडक्शन है वो ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ब्लैक हाइड्रोजन के रूप में हमको देखने को मिलता है। इसलिए क्योंकि इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट अधिक है ग्रीन हाइड्रोजन की, इसलिए इसका प्रोडक्शन कम लेवल पे देखने को मिलता है। ठीक है, बस इतनी बात को आप याद रखेंगे। इसके बाद इस आउटले में जो साइट प्रोग्राम भी है जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांसमिशन प्रोग्राम, मतलब कि ग्रीन हाइड्रोजन को ट्रांसमिशन करने के लिए हम चाहे इंसेंटिव की बात हो, फाइनेंशियल इंसेंटिव की बात हो या फिर टेक्नोलॉजी इंसेंटिव की बात हो, चाहे वो मैन्युफैक्चर की बात हो, चाहे उससे संबंधित प्रोडक्शन की बात हो, तो हम उसके माध्यम से जो भी कंपनियां होंगी उनको हम मदद करेंगे। ठीक है, तो इसके माध्यम से क्या होगा, इस मिशन के माध्यम से हाइड्रोजन इकोसिस्टम का डेवलपमेंट होगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के संबंध में रिसर्च और डेवलपमेंट को बल मिलेगा, और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से हम क्या कर पाएंगे, कोऑर्डिनेट कर पाएंगे, और इस प्रकार से हम क्या कर पाएंगे, हमारी जो निर्भरता है अरब कंट्री पे जो क्रूड ऑयल के संदर्भ में, तो हमारी जो पेट्रोल डीजल पे जो हमारी निर्भरता है वो भी कम होगी। हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो डेफिसिट हमको देखने को मिलता है तो वो भी हमको कम देखने लेवल पे देखने को मिलेगा। दूसरी बात, जो बैटरी से संबंधित हमको जो व्हीकल देखने को मिलते हैं, आप मतलब कि अधिकांश आप गर्मियों में देखने को मिलते हैं, उनमें आग लग जाती है, विस्फोट हो जाते हैं, तो उसमें भी हमको निजात देखने को मिलेगी। लेकिन हाइड्रोजन के साथ इश्यू ये है कि हाइड्रोजन क्या है, बहुत ही एक्सप्लोजिव क्या है, एक एलिमेंट है, इसके माध्यम से लिक्विड है, बहुत ही एक्सप्लोजिव होता है, इसमें थोड़ी सी समय में बहुत बड़ी मात्रा में इसमें विस्फोट हो सकता है, तो इसके संदर्भ में हमें रिसर्च करने की और आवश्यकता है। ठीक है, तो इस बात का आप समझेंगे। दूसरा, रबर प्लांटेशन त्रिपुरा में क्या है, इफेक्ट कर रहे हैं कौन, मंकी कर रहे हैं, वेजिटेबल्स कर रहे हैं, और बहुत प्रकार के ऐसा
पेपर में सजेस्ट किया गया है। तो रबड़ के प्रोडक्शन के संदर्भ में सबसे हम देख लेते हैं, हमारे यहाँ केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक ये ट्रेडिशनल एरिया है, यहाँ पे रबड़ का प्रोडक्शन होता है। लेकिन नॉन ट्रेडिशनल एरिया हमको नॉर्थ ईस्ट रीजन में देखने को मिलेंगे, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम और नॉर्थ ईस्ट स्टेट। लेकिन 75% से हमें हमें जो रबड़ का प्रोडक्शन है वो केरला में देखने को मिलेगा। और वर्ल्ड में जो सबसे अधिक जो रबड़ का प्रोडक्शन है वो आपको ट्रॉपिक और सब ट्रॉपिक रीजन में आपको देखने को मिलेगा। इधर आप थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, ब्रुनई, पपुआ न्यू, फिलीपींस, मलेशिया, ब्राजील, घाना, नाइजीरिया, सेंट्रल अफ्रीका, यहाँ पे आपको इस प्रकार का प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन जब प्लांटेशन की बात आती है तो सबसे पहले इसकी कुछ क्लाइमेट कंडीशन की बात आती है, तो इसको आपको याद रखने की आवश्यकता है क्योंकि यहां से प्रश्न बन सकते हैं। सबसे पहली बात है कि वेल ड्रेन सिस्टम होनी चाहिए, पानी का वहां पे जमाव नहीं होना चाहिए। वेल वेदर होना चाहिए, सॉइल अच्छी होनी चाहिए। सॉइल की बात चाहे लेटराइट सॉइल हो या फिर एलुवियल सॉइल हो या फिर सेडिमेंट्री टाइप की सॉइल हो, तो वहां पे रबड़ का प्रोडक्शन हो सकता है। वर्षा एटलीस्ट कम से कम 100 रेनी डे होना चाहिए। टेम्परेचर 20 से 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए। ह्यूमिडिटी 80% के आसपास होना चाहिए। और 2000 हावर का हमको सनशाइन देखने को मिलना चाहिए, तभी वहां पे रबड़ प्रोडक्शन हो सकता है। रबड़ का यूज हमको पता ही है कहाँ कहाँ होता है, आप इजीली इसको जानते हैं। और रबड़ के प्लांट होता है उसकी एज कम से कम 32 ईयर के आसपास होती है। और इस प्लांट में से जो पदार्थ निकलता है उसको हम बोलते हैं लेटेक्स। इसके माध्यम से ही हम क्या करते हैं, रबड़ का उत्पादन करते हैं, उसमें कुछ और केमिकल मिला के। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखेंगे। दूसरा, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्कीम है जिसका नाम हम जानते हैं इंटीग्रेटेड अम्बुड्समैन स्कीम, इस स्कीम को 2006 में बैंकिंग के लिए सर आरबीआई ने लॉन्च किया कि जो भी नागरिकों की शिकायत हैं, जो भी ग्रीवेंस हैं, वो इस स्कीम के माध्यम से, वो ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से यहाँ पे अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। 2018 में एनबीएफसी के लिए आरबीआई लेके आई और 2019 में डिजिटल ट्रांजैक्शन के संबंध में आरबीआई अम्बुड्समैन स्कीम लेके आई कि नागरिकों की समस्या अपने इस प्लेटफॉर्म पे ले सकते हैं। लेकिन सरकार आरबीआई ने कहा कि हम एक ही जब हम ही रेगुलेट करने वाले हैं तो 3 डिफरेंट स्कीम क्यों, तो तीनों को इंटीग्रेट कर दिया कि बैंकिंग के लिए, एनबीएफसी के लिए, डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए, और इसका नाम दे दिया इंटीग्रेटेड अम्बुड्समैन स्कीम। इसमें के न्यूज में क्यों है कि यहाँ पे 9.39% के आसपास 2021-22 में इसमें लोगों की कंप्लेंट में राइज देखने को मिला है। मतलब बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग के कर्मचारी अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, लोगों की समस्याओं को अच्छे से निदान नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसमें क्या करना पड़ता है, विद इन 30 डे के अंदर बैंक वाले को जवाब देना पड़ता है। मतलब कि 30 डे के अंदर वो जवाब नहीं दे रहे हैं, तो इस बात को हमको पढ़ना था। ठीक है, इस बात को पढ़ेंगे। पढ़ लिया, बस इतना ही पढ़ना है इसमें। दूसरा, साइलेंट वैली जो हमको देखने को मिलती है, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये वाला रीजन, ऊपर आपको बायलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलेगा, इधर आपको एराविकुलम नेशनल पार्क, इधर आपको पेरियार नेशनल पार्क। ठीक है, इधर आपको अल्लाह पूजा और थट्टेकड़ जो बर्ड सेंचुरी है वो आपको देखने को मिलेगी, और नीलेश्वर हेरिमिटेज आपको उधर देखने को मिलेगा। तो न्यूज में इसलिए क्योंकि जो वर्ड की स्पीसीज है वहां पे इसमें राइज देखने को मिला है 175 के आसपास। और इसमें कुछ स्पीसीज है ब्राउन वुड्स ऑल, बैंडेड वे कोको, मालवार वुड्सराइट, बाई थॉटेड किंगफिशर, इंडियन नाइट जार, जंगल नाइट जार एंड लार्ज कोकोस श्राइक। तो इस प्रकार की 70 और स्पीसीज इसमें देखने को मिली हैं। ये आपको नीलगिरी हिल्स में देखने को मिलेगा, और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का क्या है, पार्ट है। कमेंट करके आप हमें ये बताएंगे कि वर्तमान में भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो कि यूनेस्को के द्वारा डिक्लेयर किए गए हैं। और इसमें स्पेशल जो लॉ
टेल्ड मकाक देखने को मिलेगा जो कि इंडेंजर स्पीसीज है, और रिवर जो कुंती है वो यहाँ से आपको देखने को मिलेगी, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। जैसे आप ऊपर देख पाएंगे आपको साइलेंट वैली, इधर आपको वायनाड, इधर आपको पराबिकुलम, इधर आपको इराविकुलम, इधर आपको पेरियार नेशनल पार्क, इधर आपको पेप्पार, इधर आपको नैयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इनकी आप लोकेशन से याद रखिएगा सीक्वेंस में, क्योंकि यहाँ से प्रश्न अक्सर बनते हैं, और ये वाले जो नेशनल पार्क हैं चाहे वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात हो वो अक्सर नीच में रहते हैं। ठीक है, दूसरी बात कार्डमम, कार्डमम मतलब इलायची। कार्डमम हिल्स भी आप देखेंगे जो कि आपको सबसे दक्षिण की हिल्स आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, साउथ में वेस्टर्न घाट पे। तो कार्डमम के जो सैंपल लिए गए फसाई ने, तो वहां पे कुछ इंसेक्टिसाइड इस लेवल में देखने को मिले कार्डमम में, जो कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको हम फसाई बोलते हैं। तो इसके कुछ रेगुलेशंस होते हैं, इसके में इस चीजों को देखने को मिले। तो कार्डमम क्या है? स्पाइस है, सीड पोड्स, वेरियस प्लांट होते हैं, जिंजर फैमिली से रहता है। इसका शेप आप देखेंगे, आपको सबको पता है, स्पाइरल शेप रहता है, ट्रायंगल क्रॉस सेक्शन रहता है। मेनली आपको ब्लैक कार्डमम और ग्रीन कार्डमम देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको व्हाइट कार्डमम भी देखने को मिलेगा, जो कि वर्जन है किसका? ग्रीन कार्डमम का। इसमें अगर ब्लीचिंग हो जाती है तो जो ग्रीन कार्डमम है, मतलब कि ग्रीन इलायची है, वो व्हाइट इलायची में चेंज हो जाएगी। और कार्डमम नेटिव है थ्रू आउट ट्रॉपिक और सब ट्रॉपिक एशिया में, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। सबसे अधिक कार्डमम का जो प्रोडक्शन है केरला में देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद सिक्किम में, फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, फिर उसके बाद कर्नाटक में, और फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल में। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे सबसे अधिक प्रोडक्शन आपको कार्डमम का देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आप ऊपर चले जाएंगे सिक्किम में, फिर आप इधर आ जाएंगे, इसके बाद ऊपर चले जाएंगे सिक्किम में, फिर अरुणाचल प्रदेश में, फिर आप इधर आएंगे कर्नाटक में, फिर आप इधर चले जाएंगे वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, इनका सीक्वेंस। और ये किसके तहत किया गया? क्योंकि फसाई का प्रोग्राम है भोग, भोग का मतलब है जो कि वर्शिप प्लेस है, मंदिर है, ट्रस्ट है, मस्जिद है, चर्च है, गुरुद्वारे हैं, तो वहां पे जो भी प्रसाद मिलता है उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे, तो इसी फसाई का प्रोग्राम है कि उसमें कोई इंसेक्टिसाइड वहां पे ना रहे। तो ईट राइट एट प्लेस ऑफ वर्शिप अंडर द प्रोग्राम वोग इनिशिएटिव, इसका फुल फॉर्म है ब्लिसफुल हाइजीनिक ऑफरिंग टू गॉड। मतलब कि अगर भगवान को कुछ ऑफर कर रहे हैं तो शुद्ध रूप से हो, उसमें कुछ मिलावट नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार की चीजें इन्होंने की कि फूड सेफ्टी हो और हाइजीन हो। ये प्रोग्राम है किसका? फसाई का। अब फसाई क्या है? एक स्टैचुटरी बॉडी है, फसाई एक्ट 2006 के तहत इसको स्टेब्लिश किया गया, इस पे प्रश्न आ चुका है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। ये ऑडिट करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, फिर सेकंड ऑडिट करते हैं, फिर आपको वो सर्टिफिकेट मिल जाता है कि आप जो भी वार्षिक पे आप प्रसाद दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है, बस इतना ध्यान रखेंगे। दूसरा, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, मतलब पीएमसी स्कूल, अभी टीचर डे पे प्रधानमंत्री ने लॉन्च किए, और जो 29 स्टेट और जो ईटू हैं वहां पे 16538 स्कूल को डेवलप किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इस बात को कहा है अंडर द पीएम श्री स्कीम के तहत। इस स्कीम एक सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, इसका मतलब केंद्र और राज्य दोनों मिलकर आपस में कंट्रीब्यूट करेंगे। इसके माध्यम से जो पहले से एस्टेब्लिश स्कीम है उनको अपग्रेड किया जाएगा, उसमें हाई क्वालिटी एजुकेशन, इक्विटेबल इंक्लूसिव जॉयफुल स्कूल इन्वायरमेंट को बढ़ावा देने के लिए उनको प्रदान किया जाएगा, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। बस इतना सा आपको ध्यान रखा है, और इसमें जितना भी कंपोनेंट होंगे वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग इसमें आपको देखने को चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है, बस इतना आपको ध्यान रखना। दूसरा स्कीम चर्चा में है ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क डेवलपमेंट स्कीम। इकोनॉमिक कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ने इसको अप्रूव कर दिया है 25-26 के लिए, सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है। और प्रसार भारती के क्या करना है? इसको मॉडर्न करने का काम करना है। प्रसार भारती मतलब ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन को डेवलप करने का प्रयास करना है, इसको और मॉडर्न बनाना है। तो इस बात पे करने के लिए प्रसार भारती स्कीम
सरकार ने लॉन्च की है कि अभी भी हम पुराने ब्लैक एंड व्हाइट क्यों देखें, इसको और भी डेवलप करके, इसको और भी मॉडर्न बना के लोगों को अट्रैक्शन इसकी तरफ हो, इसको डेवलप करने का प्रयास करना है। ठीक है, तो आपसे पूछे जाए विंड स्कीम तो बता देंगे प्रसार भारती को डेवलप करने का प्रयास करना। ठीक है, दूसरा गंगा सागर मेला चर्चा में है। कुंभ के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला है जिसमें गैदरिंग सबसे अधिक होती है। एवरी ईयर, प्रत्येक साल ये आइसलैंड गंगा सागर में, जो कि वेस्ट बंगाल के 24 साउथ परगना में आपको इधर देखने को मिलेगा। ठीक, और मकर संक्रांति के दिन मिड जो जनवरी है वहां पे ये सारा गैदरिंग आपको देखने को मिलती है। 100 किलोमीटर के साउथ में आपको कोलकाता के देखने को मिलेगा। काफी होली स्टेट, होली जो प्लेस है, यहाँ पे काफी बड़ी मात्रा में लोग जाते हैं। ठीक है, इधर आप देख सकते हैं मैप पे। दूसरा डार्क स्काई रिजर्व चर्चा में है। पहला जो डार्क स्काई रिजर्व है वो हमको लद्दाख के हैनले में देखने को मिलेगा। आप इस बात को समझें, डार्क स्काई रिजर्व का मतलब क्या है। एक स्काई लोकेशंस होती है ताकि वहां पे लाइट पॉल्यूशन कम हो, अदर प्रकार के पॉल्यूशन भी कम हो, ताकि वहां पे जो भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट हो वहां उसका साइंटिफिक अध्ययन कर सके, नेचुरल एजुकेशन मिल सके, कल्चरल हेरिटेज पब्लिक इंजॉयमेंट आसानी से हो सके, उसको हम बोलते हैं डार्क स्काई रिजर्व। तो इस प्रकार की गतिविधियां कर्नाटका के कोडागु डिस्ट्रिक्ट ताला कावेरी में भी देखने को मिली। तो इसको साउथ इंडिया का हेनले भी लोग बोल रहे हैं, जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। ठीक है, अध्ययन करने के लिए, लोगों का टूरिस्ट बढ़ाने के लिए इस प्रकार की चीजें होती हैं। जो हेनले की जो ऑब्जर्वेटरी थी वो भी चर्चा में थी, तब भी हमने डिस्कस किया था, इसको स्टेब्लिश करने का प्रयास किया था। गान नगाई फेस्टिवल चर्चा में है, जो कि जिलियांगरोंग कम्युनिटी के द्वारा डेवलप किया जाता है, जो मणिपुर की कम्युनिटी है। पोस्ट हार्वेस्ट और कल्चरल फेस्टिवल है अक्रॉस द स्टेट। जिलियांगरोंग जो कम्युनिटी है वो 3 नागा कम्युनिटी ट्राइब से मिलकर बनती है, रोंगमी, लियांगमी और जेने ट्राइब। ये आपको असम, मणिपुर और नागालैंड के जंक्शन पे देखने को मिलेगी। तिब्बतो बर्मन लैंग्वेज बोलते हैं अंडर सीनो तिब्बतन लैंग्वेज फैमिली, और लियांगमेज जेमे और रिकग्नाइज जिलांग से भी इनको रिकग्नाइज किया जाता है, और रेंगमई को अक्सर लोग कावई भी बोलते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। दूसरा टर्माइटिस चर्चा में है। स्टडी एआई है कि जो टर्माइटिस होते हैं, जैसे आप इसको देखते हैं, जिनको अक्सर क्या बोलते हैं, आपके मतलब कि कमेंट करके बताइए क्या बोलते हैं हिंदी में, मुझे याद नहीं आ रहा है। घुन, घुन हिंदी में बोलते हैं, घुन लग जाती है उसमें, पाउडर किसी फर्नीचर में से निकलता रहता है। तो जो टर्माइटिस हैं उनकी संख्या इंक्रीज हुई है। इसका कारण लोगों ने कहा है कि ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसलिए इनकी संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। जब 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इनकी जो पॉपुलेशन है वो 7 टाइम ऑलमोस्ट बढ़ जाती है। तो अगर ये अधिक से अधिक जो भी मतलब कि कंज्यूम करेंगे तो उससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग जिससे अधिक से अधिक होगी तो अधिक से अधिक इनकी संख्या बढ़ेगी, और अधिक से अधिक अगर डीज वुड को कंज्यूम करेंगे तो इसका एटमॉस्फेयर में जो कंज्यूम करेंगे उसे कार्बन का एमिशन होगा, तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होगी, और अधिक बढ़ेगी। तो एक साइकिल का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, तो टर्माइटिस क्या है, 7 फैमिली से रहते हैं, वर्ल्ड वाइड आपको देखने को मिलेंगे। आइसोप्टेरा इनका क्लासिफाइड है। ये 20 ईयर तक स्लीप नहीं करते हैं और 20 साल तक जिंदा रह सकते हैं। लिथियम माइनिंग प्रोसेस चर्चा में है। इंडिया ने आइडेंटिफाई किया है 2 लिथियम माइन को, 1 कॉपर माइन को अर्जेंटीना में इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, अर्जेंटीना, चिले और बोलिविया को मिलकर हम क्या बोलते हैं, लिथियम ट्रायंगल बोलते हैं। और लिथियम आपको सेडेमाइज फॉर्मेशंस, ब्राइन फॉर्म, और अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में सलार, इसको सलार भी बोलते हैं। अदर अल्टरनेटिव इसके लिक्विड फॉर्म में भी मिलता है। ठीक है, साउथ अफ्रीका में इसको पंपिंग की ब्राइन के माध्यम से भी, पॉन्ड के माध्यम से, और इसको डेवलप करने का, इसको मतलब निकालने का प्रयास किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया टॉप प्रोड्यूसर है लिथियम के संदर्भ में। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। तो लिथियम ट्रायंगल कौन कौन आता है, चिले, बोलिविया, अर्जेंटीना, ये लोकेशंस हैं
यहाँ पे लिथियम आपको बड़ी मात्रा में देखने को मिलेगा, लेकिन टॉप प्रोड्यूसर कौन है? ऑस्ट्रेलिया। इस बात को आप याद रखेंगे। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। आई होप आपको पसंद आया।